हेलो बच्चों, मैं मनीष करदम और आपका मास्टर करदम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की एसएसटी में हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसका हम पार्ट पढ़ेंगे 5, मतलब अंतिम पार्ट इस चैप्टर का, और इस पार्ट के बाद आपका चैप्टर समाप्त। तो देखिए, हम HRA पढ़ चुके थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 को कानपुर में किसके द्वारा कर दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था आपका? HSRA। क्या पढ़ा था? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1928 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किसके द्वारा हुई थी आपकी? भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कौन? सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। इसके द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है बच्चा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, इन व्यक्तियों के द्वारा HSRA की स्थापना हो गई 1928 में। कहाँ हो गई? दिल्ली। मैंने बताया था HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। उन्होंने क्या किया था? काकोरी ट्रेन डकैती लूटी थी 9 अगस्त 1925 में, जिसमें 27 लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोगों को फांसी दे दी गई और कुछ लोगों को अंडमान निकोबार की काला पानी जेल में क्या दे दी गई? सजा। क्या दे दी गई थी? सजा, ठीक है। जिसमें से एक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल को क्या दी गई थी? फांसी। क्या दी गई थी? फांसी। उनको फांसी दे दी गई थी गोरखपुर की जेल में। और राम प्रसाद बिस्मिल का नारा क्या था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। तो उसके बाद फांसी दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से बच निकले थे और कहाँ गए थे? वो दिल्ली, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के पास। उन्होंने सारी बातें बताई इनको। उन्होंने कहा कि आपने कानपुर में 1924 में HRA की स्थापना की, अब हम दिल्ली में HSRA की स्थापना करेंगे। कब? 1928 में स्थापना कर ली गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, अब इसका भी काम क्या था? इसका भी काम था पैसे लूटना। क्या लूटना? पैसे लूटना। लेकिन 1927 में भी काफ़ी लोगों को फांसी दी गई है, तो भी ये रुकेंगे भी। अब देखो, अभी इसको हम यहीं छोड़ते हैं, आगे और पढ़ते हैं। अब ये टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। आगे किस प्रकार आएगा तो देखिए। अब वो क्या है? देखिए, अब आता है साइमन कमीशन। क्या आता है? साइमन कमीशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? सुनिए, 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया और उसमें कह दिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत देश की स्थिति की जांच करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक साइमन कमीशन भारत भेजा जाएगा, ठीक है। आगे समय कब बना था ये नेम? 1919 में। तो साइमन कमीशन 1927 में लंदन से होता है रिहा। कहाँ से होता है? लंदन से रिहा। और 1928 में पहुंच जाता है बम्बई। कहाँ पहुंच जाता है? बम्बई। बम्बई कहाँ है आपको पता है सबको? भारत में। कहाँ? भारत में। तो साइमन कमीशन 1927 में लंदन से होता है रिहा और कहाँ पहुंच जाता है 1928 में? बम्बई, भारत में। तो बम्बई में मिलते हैं गांधी जी। कौन मिलते हैं? गांधी जी। कौन मिलते हैं? गांधी जी मिलते हैं। तो पहले देखिए, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में आया था? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था आपका साइमन कमीशन। और इस साइमन कमीशन में आपके 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य। और 7 सदस्य कौन थे? अंग्रेज। कौन थे बच्चा? अंग्रेज। तो देखिए आगे क्या होता है। 7 सदस्य कौन थे आपके? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। तो गांधी जी जैसे ही बम्बई साइमन कमीशन पहुंचता है तो गांधी जी साइमन कमीशन का करते हैं वेलकम। कहते हैं साइमन कमीशन आपका भारत में स्वागत है, आपका भारत में वेलकम है। गांधी जी जॉन साइमन से कहता है कि आपके इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज शामिल हैं और आप भारत की स्थिति की जांच करने के लिए आए हो। इस साइमन कमीशन में हम भारतीयों को भी क्या कर लो? शामिल। तो हम आपको ये उस
स्थिति को बता सकते हैं जहां अंग्रेजों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से काम नहीं किया है, उस जगह ले जाएंगे हम आपको कि अंग्रेजों ने वहाँ बिल्कुल कुछ भी काम किसी प्रकार का नहीं किया है, और हम आपको बेहतर तरीके से अंग्रेजों के काम का ब्यौरा दे सकते हैं कि अंग्रेजों ने काम किया है या नहीं किया है। लेकिन जॉन साइमन कहते हैं गांधी जी से कि नहीं, हम इस साइमन कमीशन में किसी को शामिल नहीं करेंगे, हम 7 सदस्य अंग्रेज काफ़ी हैं साइमन कमीशन के लिए। ये सुनकर गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिए, बम्बई में ही साइमन कमीशन के खिलाफ नारे स्टार्ट कर दिया, कहने लगे गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन। ये नारे किसने स्टार्ट कर दिए, गांधी जी ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस और जाओ, और साइमन कमीशन क्या होने लगा, विरोध। तो गांधी जी ने बम्बई में विरोध किया किसका, साइमन कमीशन का, नारे लगाने लगे गो बैक साइमन कमीशन वापस जाओ। और साइमन कमीशन को काफ़ी स्थानों से वापस भेजा गया, जैसे कि लखनऊ से भी वापस भेज दिया गया था साइमन कमीशन को। उसके बाद मुंबई में मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए साइमन कमीशन पहुंचता है आपका मद्रास में से भगा दिया गया। साइमन कमीशन अंतिम रूप से पहुंचता है लाहौर। कहाँ पहुंचता है बच्चा, लाहौर। तो लाहौर को समझते हैं, देखिए साइमन कमीशन कहाँ पहुंचेगा, लाहौर। कहाँ पहुंचेगा, लाहौर में साइमन कमीशन पहुंचेगा। और जब पहुंचा था वो था 1928, आपको बता चुका हूं मैं 1928 लाहौर में पहुंचा साइमन कमीशन। कौन पहुंचा, साइमन कमीशन को लाहौर में जिसके द्वारा ले आया गया वो व्यक्ति थे आपके जॉन स्कॉट। कौन थे, जॉन स्कॉट के द्वारा साइमन कमीशन को कहाँ ले जाया गया, लाहौर में। कहाँ ले जाया गया, लाहौर में। जिस प्रकार गांधी जी ने मुंबई में साइमन कमीशन का विरोध किया, उसी प्रकार लाहौर में एक व्यक्ति साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए साइमन कमीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लाहौर में 1928 में साइमन कमीशन पहुंच जाता है, किसकी अध्यक्षता में, जॉन स्कॉट की अध्यक्षता में। तो इस साइमन कमीशन का लाहौर में जो विरोध कर रहे थे उनका नाम क्या था, लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। इस साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध। कहाँ कर रहे थे, लाहौर में। और क्या नारे लगा रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ, साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ। ये किसके नारे थे, लाला लाजपत राय के। और साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाने लगे, कौन, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत क्या कहने लगे, साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ, साइमन कमीशन काले झंडे दिखाने लगे। यहीं लाहौर में, कहाँ, लाहौर में एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था जेपी सैंडर्स। कौन था, जेपी सैंडर्स। तो जेपी सैंडर्स था। तो जॉन स्कॉट ने जेपी सैंडर्स को आदेश दिया कि इन लोगों को यहाँ से भगाइए। तो जेपी सैंडर्स ने क्या कर दी, लाठीचार्ज। क्या कर दी, लाठीचार्ज। तो क्या कर दी जॉन स्कॉट ने, लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज हुई जैसे ही लाठी पड़ी किसको, लाला को। किसको पड़ी, लाला को। लाला मतलब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या पड़ी, लाठी। जब लाठी पड़ रही थी लाला लाजपत राय को, तो वो समय था 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को क्या पड़ रही थी, लाठी। और लाला लाजपत राय को लाठी पड़ रही थी तो लाला लाजपत राय का एक नारा था, मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा जो अंग्रेजों के शरीर पर कील बनकर चुभेंगी। तो लाला लाजपत राय को लाठी कब पड़ी, 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को लाठी कब पड़ी बच्चा, 30 अक्टूबर 1928 को। और लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु। क्या होगी, लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाला लाजपत राय की मृत्यु देखेंगे आगे, देखिए अब समझ आ रहा है बच्चा आपको। तो लाला लाजपत राय को लाठी कब पड़ी, 30 अक्टूबर 1928। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कहाँ कर रहे थे, लाहौर में। कहाँ कर रहे थे, लाहौर में। किसके कहने पर जेपी सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया था, जॉन स्कॉट के कहने पर, जिसमें लाला लाजपत को कब क्या पड़ी, लाठी। कब पड़ रही थी लाठी, 30 अक्टूबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928
1928 को। इतना समझ आया आपको साइमन कमीशन। 30 अक्टूबर 1928 को जैसे ही लाला लाजपत राय को लाठी पड़ रही थी तो 17 नवंबर, कब? 17 नवंबर 1928, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? लाला लाजपत राय की मृत्यु। कब हो जाती है? 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है बच्चा? मृत्यु। लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु, 17 नवंबर 1928। और ये बात पता पड़ती है HSRA के सदस्यों को। कहने का मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद को ये बात पता पड़ती है कि जॉन स्कॉट के कहने पर जेपी सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया लाहौर में, जिसमें 17 नवंबर 1928 को लाला के लाठी लगने के कारण क्या हो चुकी है? मृत्यु। किसको पता पड़ी ये बात बच्चा? HSRA के सदस्यों को 1928 में। 1928 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। अब HSRA के सदस्यों के द्वारा कहा गया 17 नवंबर लाला की मृत्यु का दिन, 17 दिसंबर किसकी मृत्यु का दिन? जॉन स्कॉट की मृत्यु का दिन। जॉन स्कॉट की मृत्यु का दिन ये किसने कह दिया? HSRA के सदस्यों ने। तो 17 दिसंबर को लाहौर पुलिस कार्यालय के बाहर ये HSRA के सभी लोग हो गए, छुप गए और देखने लगे कि जैसे ही जॉन स्कॉट लाहौर पुलिस कार्यालय से बाहर आएगा हम उसको क्या कर देंगे? गोली मार देंगे। जैसे ही एक पुलिस अधिकारी लाहौर कार्यालय से बाहर आया उसको इन HSRA के सदस्यों ने क्या मार दी? गोली। क्या मार दी? गोली। लेकिन था वो कौन? जेपी सैंडर्स। कौन था वो? जेपी सैंडर्स को क्या मार दी गई? गोली। लेकिन मारने किसको गए थे ये लोग? जॉन स्कॉट को। किसको मारने गए थे? जॉन स्कॉट को। लेकिन मर कौन गया था? जेपी सैंडर्स। जैसे ही जेपी सैंडर्स मरा लोग चिल्लाने लगे जेपी सैंडर्स को मार दिया गया। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कौन जेपी सैंडर्स है, कौन जॉन स्कॉट है। जेपी सैंडर्स को जैसी गोली मरी सारे लोग भागने लगे। भागने सबसे आगे कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर भाग निकले, सभी भाग निकले, लेकिन फंस कौन गए? जतिन दास। किसको पकड़ लिया गया था? जतिन दास और एक व्यक्ति थे इनके साथ, इनका नाम क्या था? जतिन दास। जतिन दास को पकड़ लिया गया, ठीक है, और सभी लोग भाग निकले। आया समझ में इतना? इसी बीच आपके भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त कहाँ छुपे हुए थे? लाहौर में। कहाँ छुपे हुए थे? लाहौर में। आगे समझ में आया बच्चों? देखिए अब आगे देखते हैं अब बच्चों। जतिन दास को पकड़ लिया गया। किसको पकड़ लिया गया? जतिन दास को। जेपी सैंडर्स की मृत्यु का, जेपी सैंडर्स को मारकर जतिन दास भागने में असफल रखे, जतिन दास को पकड़ लिया गया। अब आगे देखते हैं। देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहाँ छुपे हुए थे? लाहौर में। कहाँ छुपे हुए थे? लाहौर में। अब आगे देखते हैं हम। देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहाँ छुपे हुए थे? लाहौर में। कहाँ छुपे हुए थे? लाहौर में। देखिए अब आगे क्या होता है। भगत सिंह कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहाँ छुपे हुए थे बच्चा? लाहौर में। कहाँ छुपे हुए थे? लाहौर में। उसी समय क्या होता है? लाहौर की असेंबली में दो बिल पारित होते हैं। क्या होते हैं? दो बिल पारित होते हैं अंग्रेजों के द्वारा। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या नाम था? पब्लिक सेफ्टी बिल। और एक बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। देखिए ये दोनों क्या थे समझिए आगे। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल था, अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में रहते हैं, भारतीय लोगों की सुरक्षा करते हैं, तो उनसे हम इसके बदले क्या लेंगे? टैक्स। क्या लेंगे? टैक्स। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था कि भारतीय लोग भारत में रहकर व्यापार करते हैं, तो हम व्यापार के लिए उनसे क्या लेंगे? टैक्स। क्या लेंगे? टैक्स। कहने का मतलब दोनों क्या थे? टैक्स। जिनका बोझ किस पर डाल दिया गया? भारतीयों पर। किस पर डाल दिया बच्चा? भारतीयों पर। तो इस दोनों बिलों का विरोध हो रहा था, लेकिन अंग्रेज किसी की नहीं सुन रहे थे। ये बात पता पड़ती है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ये बात पता पड़ती है कि ये दोनों बिल लेकर आए हैं अंग्रेज और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंच जाते हैं लाहौर असेंबली में। कहाँ पहुंच जाते हैं?
लाहौर असेंबली में, और लाहौर असेंबली में फेंक देते हैं बम। क्या फेंक देते हैं? बम फेंक देते हैं, लेकिन ये भागते नहीं है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो वहीं इनको पकड़ लिया जाता है बम फेंकते जैसी। तो लाहौर असेंबली में एक न्यायाधीश था, कौन? न्यायाधीश, और न्यायाधीश का नाम था J.C. हिल्टन। कौन था? J.C. हिल्टन। J.C. हिल्टन, क्या नाम था उसका? J.C. हिल्टन। J.C. हिल्टन नाम का व्यक्ति था, न्यायाधीश था। न्यायाधीश इन दोनों को पकड़ता है और पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? तो भगत सिंह कहते हैं कि अंग्रेज बहरे हैं और बहरों को अधिक शोरगुल की क्या होती है? आवश्यकता, इसीलिए हमने लाहौर असेंबली में क्या फेंक दिया है? बम। तो लाहौर असेंबली में बम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्यों फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए। तो न्यायाधीश J.C. हिल्टन, न्यायाधीश J.C. हिल्टन, न्यायाधीश कौन था उस समय? J.C. हिल्टन। कौन था? J.C. हिल्टन। J.C. हिल्टन आपका क्या करता है? भगत सिंह, कौन? भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को J.P. सांडर्स की, J.P. सुखदेव, कौन? सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को J.P. सांडर्स, कौन था? J.P. सांडर्स की हत्या का आरोप लगाकर, J.P. सांडर्स की हत्या का आरोप लगाकर इन तीनों व्यक्तियों को क्या दे देता है? फांसी की सजा। क्या दे देता है? फांसी की सजा। और फांसी कब हो जाती है इन तीनों को? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या हो जाती है इन तीनों व्यक्तियों को? फांसी। आया बच्चा समझ में इतना? तो लाहौर असेंबली में दो बिल पारित हो रहे थे, एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, एक का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिलों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर असेंबली में क्या फेंक दिया बच्चा? बम। J.C. हिल्टन ने पकड़ लिया गया और J.C. हिल्टन के द्वारा इन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दे दी। और फांसी की सजा दे दी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। और किसकी हत्या का आरोप लगाकर? J.P. सांडर्स की हत्या का आरोप लगाकर तीनों को क्या दे दी? फांसी की सजा। और फांसी कब हो गई इनको? 23 मार्च 1931। आया बच्चा इतना समझ में? देखिए आगे। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको आप सोच रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद कहाँ रह गए? चंद्रशेखर आजाद कहाँ रह गए? तो आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद, देखिए चंद्रशेखर आजाद बचकर निकलकर भाग गए थे इलाहाबाद। कहाँ पहुंच गए थे बच्चा? इलाहाबाद, जिसका आप नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद कौन पहुंच चुके थे आपके? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पहुंच चुके थे? इलाहाबाद। कहाँ पहुंच चुके थे? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में एक पार्क है जहाँ जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। तो अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे। तो किसी ने मुखबरी, मतलब किसी ने बता दिया अंग्रेजों को कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ बैठे हुए हैं? इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क में। तो चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के द्वारा ना मर के खुद को क्या मार लेते हैं? गोली। क्या मार लेते हैं? खुद को गोली। और वो समय था आपका 27 फरवरी 1928। चंद्रशेखर आजाद क्या मार लेते हैं? अपने आप को गोली। कहने का मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से पहले कौन मर जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद। अल्फ्रेड पार्क कहाँ? इलाहाबाद। कब? 27 फरवरी 1928। तो इतना समझ आया बच्चों आपको? अब देखिए इससे आगे हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन पढ़ लिया। इसके आगे पढ़ेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। उससे पहले मैं आपको चलिए एक आंदोलन में पढ़ाता हूँ, गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका नाम था बारदौली सत्याग्रह। क्या नाम था उसका? बारदौली सत्याग्रह। कहने का मतलब इस आज पार्ट नंबर 5 में हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को क्या कर लेंगे? समाप्त। देखिए अब आगे पढ़ेंगे हम क्या? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह। देखिए बारदौली सत्याग्रह हो रहा था आपका गुजरात में। कहाँ हो रहा था? गुजरात में। कब हो रहा था? 1928 में। 1928 में। तो गुजरात में बारदौली सत्याग्रह हो रहा था। बारदौली एक स्थान है कहाँ? गुजरात में। यहाँ एक काली पराज नाम की जनजाति रहती थी। काली
पराज नाम की एक कौन रहती थी, जनजाति। तो वहाँ काली पराज नाम की जनजाति रहती थी। तो ये कृषि करते थे, तो वहाँ के जमींदारों के द्वारा इन लोगों पर 30% क्या लगा दिया था, टैक्स। क्या लगा दिया था, टैक्स, जमींदारों के द्वारा। लेकिन ये बात अंग्रेजों को पता नहीं पड़ी थी। इसी बारदौली सत्याग्रह में एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए इस सत्याग्रह से पहले वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था। सरदार क्यों कहा गया, देखिए इस सत्याग्रह में आपको बताऊंगा सरदार क्यों कहा गया। तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हो रहा था 1928 में। काली पराज जमींदारों पर कितना % ले रहे थे ये कर, काली पराज से जमींदार व्यक्ति कितना के टैक्स ले रहे थे, 30%। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सारी बात किसको बताई थी, अंग्रेजों को बताई गई थी। फिर इस सत्याग्रह में और कौन आ जाते हैं, गांधी जी। कौन आ जाते हैं, गांधी जी। जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा ये बात पता पड़ती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि जमींदार काली पराज लोगों से 30% क्या ले रहे हैं, लगान। तो अंग्रेज इसी जमींदारों के लगान को कितना कर देते हैं, 6.2%। कितना कर देते हैं, 6.2%। तो काली पराज की जो जनजाति बहुत खुश होती है और गांधी जी से कहती है कि गांधी जी से काली पराज की जो महिला थी, कौन, महिला, बारदौली में जो महिला रहती थी, महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दे दी गई थी, सरदार की। किसकी उपाधि दी थी, सरदार की, महिलाओं के द्वारा। तो देखिए द्वारा से समझिए, बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, गुजरात में। कब, 1928 में। काली पराज नाम की एक जनजाति रहती थी जहाँ के जमींदार उनसे 30% क्या ले रहे थे, कर। फिर कौन आते हैं सत्याग्रह में, वल्लभ भाई पटेल सारी बात किसको बता देते हैं, अंग्रेजों को। किसको बता देते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इसी जमीन जो टैक्स ले रहे थे 30%, इसको कितना कर दिया, 6.2%। वहीं गांधी जी थे उपस्थित। तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया था, सरदार। क्या कहा गया था, सरदार। हाय समय और सत्याग्रह को क्या कर दिया गया, समाप्त। तो आगे हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है बच्चा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आगे देखते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था 1930 में। तो देखिए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी ने उस समय 1930 के समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। कौन था वायसराय भारत का उस समय? वायसराय लॉर्ड इरविन। कौन था बच्चा? लॉर्ड इरविन उस समय भारत का कौन था? वायसराय। तो गांधी जी ने भारत के वायसराय के सामने, लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे रखी थी? 11 मांगे। कितनी मांगे रखी थी? 11 मांगे रखी गांधी जी ने। किसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने। तो गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी। तो जैसे पहली मांग थी लॉर्ड इरविन से कि नमक कानून तोड़ दिया जाए, नमक पर किसी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए, और हमारे जो राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाएं, और तटकर विधेयक लाया जाए। तटकर विधेयक कहने का मतलब जो अंग्रेज भारत में व्यापार कर रहे हैं उसके बदले अंग्रेज हमें क्या दें? टैक्स। क्या दें? टैक्स। तो गांधी जी की कितनी मांगे थी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में? 11। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हो रहा था? 1930 में। अभी हो नहीं रहा है, अभी होगा, देखिए आगे। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे रखी थी? 11 मांगे। कितनी मांगे रखी थी? 11 मांगे। पहली मांग थी कि नमक कानून को हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए? नमक कानून को हटा दिया जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। 101% मतलब 100% ये क्वेश्चन आना है आपके पेपर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए। तो ध्यान से सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितने मांगे रखी बच्चा? 11 मांगे। पहली मांग नमक कानून को हटा दिया जाए, नमक कानून को हटा दिया जाए। नंबर 2 राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। किसको छोड़ दिया जाए? राजनीतिक
बंदियों को छोड़ दिया जाए। नंबर 3, हमें क्या दिए जाए, हथियार। क्या दिए जाए, हथियार। हमें अपनी रक्षा के लिए क्या दिया जाए, हथियार। नंबर 4, तटकर विधेयक लाया जाए। तटकर विधेयक लाया जाए। तटकर विधेयक क्या होता है, तटकर विधेयक होता है कि अंग्रेज जो भारत में व्यापार करते हैं उसका व्यापार का टैक्स भारतीय लोगों को मिले। ये इस प्रकार की कितनी मांगे थी गांधी जी की, 11। कितनी मांगे थी, 11। तो अंग्रेज कहने का मतलब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की 11 मांगों को सुना। गांधी जी ने कहा अगर आप हमारी इन 11 मांगों को मान लेंगे तो हम सबने अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे, और आपने हमारे ये इसको नहीं माना तो हम क्या करेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 मांगों को नहीं माना जाता है और गांधी स्टार्ट कर देते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च, क्या करते हैं, दांडी यात्रा निकालते हैं। लॉर्ड इरविन कहते हैं गांधी जी से कि नमक कानून से आप कर हटाने की बात कर रहे हो, नमक कानून से आप कर हटाने की बात कर रहे हो, तो हम नमक कितनी मुश्किल से बनाते हैं, आप नमक बना के दिखाइए, हम सबने नमक कानून को हटा देंगे। तो इसी के लिए गांधी जी क्या स्टार्ट कर देते हैं, नमक यात्रा। क्या कर देते हैं, नमक यात्रा, नमक मार्च या दांडी यात्रा। तो हम क्या पढ़ेंगे, दांडी यात्रा। समझ आया बच्चों। देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या की थी, नमक यात्रा या दांडी यात्रा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इसका। तो गांधी जी क्या निकालते हैं, आपकी दांडी यात्रा। क्या निकालते हैं, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा या नमक यात्रा, नमक यात्रा, नमक यात्रा का नमक मार्च, इसको ही हम कहते हैं क्या, दांडी यात्रा, नमक यात्रा। आया समझ अच्छा। तो दांडी यात्रा होती है आपकी 1930 को। कब होती है, 1930 को। ये स्टार्ट होती है आपकी 12 मार्च, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल 1930 को क्या हो जाती है, समाप्त। 1930 को क्या हो जाती है, समाप्त। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई, 12 मार्च 1930 को। समाप्त कब हो गई, 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा स्टार्ट होती है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से क्या स्टार्ट होती है आपकी दांडी यात्रा। साबरमती आश्रम से क्या होती है आपकी दांडी यात्रा शुरू, और कहाँ खत्म हो जाती है, दांडी। कहाँ खत्म हो जाती है, दांडी। ये यात्रा आपकी चलती है कुल 24 दिन। कितने दिन चलती है बच्चा, 24 दिन। और कुल इसमें दूरी तय की गई थी 240 मील। 240 मील 24 दिन चलती है, 240 मील दिन इसकी दूरी थी। इसमें दांडी यात्रा में कुल व्यक्ति शामिल थे, कुल व्यक्ति शामिल थे 80। कितने व्यक्ति शामिल थे, कुल व्यक्ति कितने शामिल थे, 80 व्यक्ति शामिल थे। 80 मतलब समझिए 78 + 1 + 1। देखिए 78 + 1 कहने का मतलब 78 भारतीय शामिल, किसके साथ शामिल थे, गांधी जी के। किसके साथ शामिल थे, गांधी जी के। और एक था शामिल अंग्रेज। कौन था एक शामिल, अंग्रेज। तो आपसे पूछा जाएगा दांडी यात्रा में कुल कितने भारतीय शामिल थे, कुल कितने भारतीय शामिल थे, 79। कुल कितने व्यक्ति शामिल थे दांडी यात्रा में, तब का आंसर क्या आएगा आपका, 80। क्या आएगा, 80। कुल गांधी जी के साथ, कुल गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति शामिल थे, 79। कुल गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति शामिल थे, 79। आगे समझ। तो दांडी यात्रा में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, 80। कुल कितने भारतीय शामिल थे, 79। और एक कौन था, ये अंग्रेज। कौन था, अंग्रेज, जिसका नाम था चार्ल्स बेवल। कौन था, चार्ल्स बेवल। जी कौन था, अमेरिका का एक पत्रकार था। कौन था, अमेरिका का पत्रकार। तो दांडी यात्रा, नमक यात्रा कब हुई, 1930 में। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाती है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है, दांडी तक जाती है, 24 दिन चलती है, 240 मील तक। कुल व्यक्ति 80, कुल भारतीय 79, अंग्रेजों के साथ व्यक्ति 79, कुल कितने व्यक्ति, 80 व्यक्ति। आया बच्चा इतना समझ में आपको, ठीक है। और ये सारे गांधी जी नमक बना लेते हैं। उसके बाद गांधी जी की मतलब 11 मांगों को मांग लिया जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया जाता है, समाप्त। क्या कर दिया जाता है, समाप्त। आया बच्चा इतना समझ। बस इतना ही आपके इस चैप्टर में, और इसका चैप्टर में कुछ नहीं है आपका। एक पूछा जाएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका पूछा जाएगा 1942, छोटा सा एक क्वेश्चन बनेगा। तो वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था 1942 में। एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा आपका, बस टिक मार्क में, नो टेंशन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ,
42 में। तो आए समझ बच्चा, इतना सब कुछ आपको सबने वग गया, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको लोकतांत्रिक राजनीति, कहने का मतलब क्लास 10 SST में लोकतांत्रिक सिविक्स पढ़ेंगे हम। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर आपके लिए, ये भी और वो भी। तो पढ़ते रहिए बच्चों, धन्यवाद।